हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई? लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग शायद ग्राफ्स कर रहे थे ना। तो ग्राफ्स फर्स्ट पार्ट लिया था मैंने एल्जेब्राइक फंक्शन, और एल्जेब्राइक की कैटेगरीज बना ली थी। ए सेक्शन में लिया था पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, क्यूबिक फंक्शन पढ़ा। फिर बी सेक्शन में अपन ने रैशनल फंक्शन लिया जिसमें रेसिप्रोकल पढ़ा। फिर सेक्शन सी में अपन ने क्या लिया, इर्रेशनल फंक्शंस, और इर्रेशनल फंक्शंस में क्यूब रूट फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन पे स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब उसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होगी। अच्छा, फिर डी सेक्शन से अपन को स्टार्ट करना था ना। तो डी में मैंने इन्वॉल्व कर लिया था जी स्पेशल फंक्शंस को ना। तो स्पेशल फंक्शंस पे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस में पहला पार्ट आपने लेना क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस फंक्शन के 3 कैटेगरीज आप बना सकते हो। तो y is equals to f of x that is equals to mod x। फिर से ये पार्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए जल्दी से लिख सकते हैं ना। तो y is equals to f of x is equals to mod x। इसको ओपन करने का तरीका क्या होगा या डेफिनेशन का तरीका क्या होगा, इसकी वैल्यू x होगी फॉर ऑल x is greater than or equals to 0 and its value is what, minus x for all x is smaller than 0। अच्छा, इसके पीछे क्या की पॉइंट होगा आपका? की पॉइंट ये होगा कि जैसे x माइनस 4 लिखा हुआ है तो इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट मैं मानूंगा 4, क्योंकि x की जगह पर 4 रखने पर ये 0 आ रहा है, तो 4 को अपन क्या लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह से जब आपने x लिखा है तो व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट, 0। तो अगर x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा है तो मॉडुलस के बाहर जो आउटपुट आएगा एज इट इज़ आएगा, और अगर x क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो इसके अंदर जो मॉड की जो वैल्यू है ना x की, इसके अंदर की जो वैल्यू, इसको ओपन करेंगे तो विथ नेगेटिव साइन ओपन होगा। बस दिमाग में इतनी बात रखनी। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट ओपन एज इट इज, लेस देन क्रिटिकल पॉइंट ओपन विथ नेगेटिव साइन। ये मॉड के साथ आपका वर्किंग हो जाएगी। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। इसका ग्राफ कैसे आता है भाई, 2 ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। 2 ग्राफ कौन से दिख रहे हैं, एक है y इक्वल्स x when x is greater than or equals to 0 and the second is what, y equals minus x when x is smaller than 0। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ये y is equals to x हो जाएगा, है ना, ये इंक्लूडेड है इसमें। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए y इज इक्वल्स टू x, और लेस देन के लिए ऐसा बन जाएगा, x लेस देन 0 के लिए y इज इक्वल्स टू माइनस x। तो ये v शेप का जो ग्राफ बनेगा ये क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल्स 0। सही है। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स x, x लेस देन 0 y इक्वल्स माइनस x। ऐसा दिमाग में रख लें। और दिमाग में ये बात तो रखनी ही रखनी है कि क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए और क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा के लिए एज इट इज़, क्रिटिकल पॉइंट से कम के लिए विथ नेगेटिव साइन। दूसरा अगर मैं एक और ग्राफ बना लूँ तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ले लिया है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ले लिया। तो इसको कैसे ओपन करूंगा, व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट, 3। तो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 इट ओपन्स एज इट इज, है ना, इसको एज इट इज ओपन करेंगे। एंड फॉर x स्मॉलर देन क्रिटिकल पॉइंट इट ओपन्स विथ नेगेटिव साइन। तो माइनस ऑफ x माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 मीन्स 3 माइनस x, ये आपका वर्क हो जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इसको शिफ्टेड मॉडुलस बोल सकते हैं ना भाई। क्रिटिकल पॉइंट 0 पे था, अब ये क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बस 3 पे आपने एक पॉइंट बना लिया, x इक्वल्स 3, और x इक्वल्स 3 पे आप ग्राफ को ट्रेस कर सकते हो।
कैसे ट्रेस होगा? वी शेप बना दीजिए और क्या है, बिल्कुल ये एक लाइन और एक लाइन ये बन जाएगी, ये दो लाइन हो जाएंगे। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है, y इक्वल्स x माइनस 3, तो ये एक्चुअली ग्राफ हो गया y इक्वल्स x माइनस 3 का। लेस देन के लिए y इज इक्वल्स टू x 3 माइनस x, ये आपका ग्राफ हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें आप इसको, कुछ और ले लेते हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। सो व्हाट इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट, -4। तो -4 से ज्यादा के लिए एज इट इज है ना, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, इट ओपन्स विथ सेम एक्सप्रेशन, जो लिखा हुआ है एज इट इज ओपन कर दें उसको, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नेगेटिव साइन के साथ माइनस ऑफ x प्लस 4 फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन -4। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनता होगा, सेम ग्राफ बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में ना, ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल क्रिटिकल पॉइंट शिफ्ट हो गया, अभी 3 पे था अब कहां पर पहुंच गया, x इक्वल्स -4। बस यहां पर आप वी शेप बना दो आप, ठीक है, तो वी शेप ऐसा बन जाएगा, ये बन गया। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 4, और ये हो जाएगा साहब कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, है ना, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 एंड y इक्वल्स माइनस ऑफ x प्लस 4। अच्छा, इन दिस एंटायर डायग्राम्स है ना, 1, 2 और 3, इन तीनों डायग्राम्स में आप डोमेन और रेंज फिक्स है ना, उसमें सभी की शिफ्ट करने से डोमेन और रेंज चेंज नहीं हो रही। तो साहब डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ना, ये हमेशा हमेशा R होगा, क्योंकि ये किसी के लिए भी डिफाइंड है, किसी के लिए भी डिफाइंड है, x की कोई भी वैल्यू है इसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑफ कोर्स ये वैल्यू 0 से इनफाइनाइट दिख रही है, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ y लाइंग बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे y लाई नहीं करता, इसका मतलब क्या है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वैसे भी आप जानते हो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होती है। आगे बढ़ जाते हैं साहब, प्रॉपर्टीज में जो भी आपको लिखना है ना, इनइक्वालिटी बेस्ड मॉडुलस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। इक्वालिटी तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन इनइक्वालिटी में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं वो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं ना। जैसे पहले तो ये भी लिख लें कि इफ मॉडुलस ऑफ x इज अ नंबर k, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसकी क्या क्या मीनिंग निकलती है, इसकी मीनिंग निकलती है साहब x इज इक्वल्स टू आइदर प्लस के और माइनस के। अच्छा, सेकेंड, एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर, सही है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँ, पॉजिटिव होगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, सही है। एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर, सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, मॉड एक्स इज स्मॉलर देन ए। ये बात समझ में आती, क्योंकि इस साइड का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा ना, इस साइड का स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये तो एक नंबर है, तो इसके आउटपुट में जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, उसके आउटपुट में हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो इफ एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर, इट्स सेकेंड मीनिंग इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ एक्स इज स्मॉलर देन ए। अच्छा, इसकी मीनिंग तो आप पहले से जानते हो, इसकी मीनिंग ये होगी, अरे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और फिर वे वी कर्व से आप निकालते थे माइनस ए से ए के बीच में। सो इट्स मीनिंग इज दैट x इज स्मॉलर देन ए एंड इज ग्रेटर देन माइनस ए। सो कैन वी से x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए। तो ये आप डायरेक्ट लर्न कर लें वो बेहतर है। मॉड x अगर लेस देन a है, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस ए टू ए होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर इक्वालिटी लग जाएगी तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। तो मैं इक्वालिटी नहीं लिख रहा हूँ ना, इक्वालिटी जब भी आएगा तो आप क्लोज कर दें उसको। अच्छा, नेक्स्ट मीनिंग ये लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज दैट मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। अच्छा, अगर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए है या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो इसको अगर आप वेवी कर्व से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर वाला पार्ट आएगा, मतलब ये बाहर वाला, ए से बड़ा या माइनस ए से छोटा।
तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ऐसा लर्न कर सकते हो। तो कैन वी से इट्स मीनिंग इज दैट बड़े से बड़ा x इज ग्रेटर देन a और छोटे से छोटा, छोटा रूट कौन सा है, माइनस है, तो छोटे से छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ब्रैकेट्स में, तो x बिलोंगिंग टू व्हाट, छोटे से छोटा मतलब माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a, यूनियन बड़े से बड़ा मतलब a से इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, एक रिजल्ट और आप क्या लिख सकते हो, डबलिंग वाला लिख लेते हैं ना, दोनों साइड वाला। एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन बी स्क्वायर एंड इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अच्छा, इसकी क्या मीनिंग होगी अगर स्क्वायर रूट लेके देखें तो, मॉडुलस एक्स स्मॉलर देन बी होगा एंड इज ग्रेटर देन ए होगा। मॉडुलस एक्स इज स्मॉलर देन बी एंड इज ग्रेटर देन ए। अच्छा, इसकी क्या मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है साहब एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस ऑफ बी टू माइनस ऑफ ए यूनियन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये सब आप पहले एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, केवल आपको याद दिलाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। x square is smaller than b square but is greater than a square. Its meaning is that mod x is smaller than b and is greater than a. तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। कीपिंग इन माइंड वेन एवर देयर इज इक्वलिटी साइन, वहाँ पर वो क्लोज इंटरवल वाला ब्रैकेट बना दीजिए, रेक्टेंगुलर वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, बस इतनी सी बात। तो एक दो एग्जाम्पल्स जल्दी से शेयर कर लेते हैं। x माइनस टू होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16। अच्छा, इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा सा मतलब क्या होगा, मैं लिख दूंगा कि साहब x माइनस टू मॉड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, x की जगह पर क्या लिखा है, x माइनस टू, और ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, माइनस 4 से छोटा और 4 से बड़ा। कौन, x नहीं, x माइनस टू। तो यहाँ से जो मुझे बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है, ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला पार्ट लिखा है मॉड x इज ग्रेटर देन a, x की जगह पर x माइनस लिखा हुआ है। तो मॉड x अगर ग्रेटर देन 4 है तो x कहाँ से कहाँ पर होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ऐसा हो जाएगा। x की जगह पर x माइनस टू लिखा है तो आप लिख दो x माइनस टू बिलोंगिंग टू वेयर, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4 क्लोज्ड यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ये आपका आंसर किसके लिए हो गया, x माइनस टू के लिए। बट व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए, x चाहिए। x कैसे मिलेगा, अरे सब में प्लस 2 कर दो और क्या है, तो प्लस 2 कर दिया। सो कैन वी से x बिलोंगिंग टू, अच्छा इसमें प्लस 2 करने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, इसमें प्लस 2 करोगे तो कितना हो गया, माइनस 2 बन जाएगा, यूनियन दिस वन इज व्हाट 6, यहाँ पर हो गया इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मॉडुलस के क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक में है, मॉडुलस में कन्वर्ट करो और इनइक्वालिटी का डायरेक्ट फ्रेम इस्तेमाल करो ना, डायरेक्ट फ्रेम, जरा बुद्धि ना लगाएं अपन, है ना, आड़ा टेढ़ा कुछ भी ना करें, जो आपने पढ़ा है उसको बस रिजिडली फॉलो कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि मॉडुलस ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 10, ये मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने इसको क्या किया ना, मैंने इसको क्या किया कि ये मॉडुलस 5 माइनस एक्स बोलो या x माइनस 5 बोलो, कोई मीनिंग तो डिफरेंट हो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 8 हो। अच्छा, सेम क्वेश्चन बन गया ना, सेम क्वेश्चन ऐसा कुछ बन गया तो ख़त्म, बाकी तो कहानी वैसे ही होगी इसकी। इसका क्रिटिकल पॉइंट -8 और 8 आएगा, अरे आएगा ना। तो x माइनस 5 बिलोंगिंग टू वॉट, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 8 यूनियन 8 टू इनफाइनाइट, और बस प्लस कर दीजिए, सही है। अच्छा, यहाँ क्लोज इसलिए था क्योंकि इक्वलिटी साइन तो यहाँ पर ओपन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू वॉट, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट, प्लस 5 करोगे तो -3 यूनियन प्लस 5 किया तो 13,8 इनफाइनाइट। ये आपका आंसर हो गया। चलो और भी ऐसे छोटे छोटे से 2-4 एग्जाम्पल्स करके बात कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जी, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2।
अच्छा, ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपके साइड से चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। सो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जल्दी से मुझे निकाल के बताओ। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। भाई मुझे तो कभी भी ऐसा लगता है ना कि ये मॉडुलस x परेशान कर रहा है, तो मैं इसको ऐसा छोटा सा एक वेरिएबल मान लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ, बस क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। भाई 1 अपॉन y माइनस 3 लिखा है एंड दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? नको भाई, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा भाई? अरे भाई इसका साइन तो क्लियर नहीं है ना कि ये y माइनस 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वी डोंट नो। तो वन कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे क्या? ट्रांसपोज करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 1 अपॉन y माइनस 3 माइनस 1/2 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 2 माइनस ऑफ y प्लस 3, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स y माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये मिल के बैठ गया साहब 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 तो पॉजिटिव नंबर, इसको इधर शिफ्ट करके उड़ा देते हैं। तो अपॉन y माइनस 3 कितना हो जाएगा साहब? 5 माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं भाई? ये 2 माइनस वाई प्लस 3 सही है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इसको पॉजिटिव बनाना है, -1 से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये बात याद है ना? ये बात याद है कि इक्वलिटी साइन है तो डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। ये कंफर्म है, y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। अच्छा, तो क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको? अरे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं? एक 3 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है। तो मैंने प्लॉट कर लिया साहब, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5। अच्छा, ये रीज़न पॉजिटिव स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, और दोनों फैक्टर्स कैसे हैं? लीनियर है, मतलब वो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, फिर से जब डिज़ाइन बना ही रहे हैं तो बना दें। क्रिटिकल पॉइंट्स, इक्वलिटी साइन बोल रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर्स क्रिटिकल पॉइंट, 5 को छोड़ के। तो 5 पे ओपन कर दो। अच्छा, यहाँ पर अपन ने क्लोज कर दिया। ग्रेटर का मतलब कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट है साहब। अच्छा, ये और ये वाला पार्ट। अच्छा, व्हाट इज इट्स मीनिंग? यहाँ से जो मुझे समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। अरे ठीक लिखा है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है साहब? इसकी मीनिंग ये है कि मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 3 और इसकी मीनिंग है साहब मॉड x ग्रेटर देन 5। ओके, अच्छा, या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा, मॉड x लेस देन और इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हुआ? x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड माइनस 3 to 3। अब तो स्पीड आ जानी चाहिए और यहाँ से क्या होगा? x बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। तो साहब ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, दोनों के बीच में क्या है? यूनियन है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज इट्स मीनिंग? x इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड -3 to 3 फर्स्ट आंसर, यूनियन सेकेंड वन, तो माइनस इनफाइनाइट टू -5 यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये फोटो देख करके समझ में आ रहा है कि आपका आंसर क्या है? एक ही नंबर लाइन बनाओ और मैं देख लेता हूँ। भाई -3 से 3 तक तो चाहिए क्लोज के साथ, मतलब ये आपके आंसर में है। तो आइदर दिस और 5 टू इनफाइनाइट, यहाँ कहीं पर 5 ले लो, ये ओपन कर लो, 5 टू इनफाइनाइट ये भी आपके आंसर में, या -5 टू माइनस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं पर -5 बना दो और ये नंबर लाइन -5 इंक्लूड नहीं। सो व्हाट इज़ योर आंसर? अगर आप उसको सीक्वेंशियली लिखना चाहते हो ना, बिल्कुल सही लिखना चाहते हो, तो आप ऐसा लिखोगे -इनफाइनाइट टू -5 यूनियन, ये ओपन है, क्लोज -3 to 3 यूनियन ओपन 5 टू इनफाइनाइट, दैट विल बी योर आंसर। लेकिन देखो छोटा सा क्वेश्चन दिखता है ना, छोटा सा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन दिखता है,
लेकिन जब आप करने बैठते हो ना, तो करने बैठते हो तो आपको मिस्टेक्स की ढेरों जगह दिखती है ना, ढेरों जगह। एक ये क्रिटिकल पॉइंट वाली बात, कभी -5 और 5 में लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बहुत ईमानदारी से और सोच समझ के करेंगे हम लोग। कोई डाउट? चलिए, तो देखो, हमने आपसे बोला कि छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ये ब्लंडर ना, 5 को इंक्लूड करना है और 3 को एक्सक्लूड करना है। तो मैंने 5 को इंक्लूड कर लेना है और 3 को एक्सक्लूड कर लेना है ना। तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और देखो, तनिष भैया हमारे अलर्ट थे, तो जल्दी से आंसर आ गया उनका। इसको ओपन कर देना है और 5 को क्लोज कर देना है। तो फाइनली मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, डिज़ाइन में भी इंक्लूड कर देता हूँ, और यहाँ पर ओपन बना देता हूँ। बिल्कुल सही ना, बिल्कुल सही। सपोज यू वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन की कंप्लीट वर्किंग जल्दी से बता दूँ। भाई देखो, x तो रियल नंबर होगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इसमें 2 मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट है। भाई हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 मॉडुलस का इन्वॉल्वमेंट हो, 4 का हो, तो हर मॉडुलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आपको मालूम हो जाना चाहिए ना। तो क्रिटिकल पॉइंट पहले मैंने दिमाग में रख लिया साहब। क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है? 1 और 3। तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है और एक 3। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप ये होगा कि आप एक नंबर लाइन बनाएं और इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट लिख देना, 1 और 3। सही है? वेवी कर्व बनाने के लिए नहीं। अच्छा, ये x क्या क्या हो सकता है ना, x की वैल्यू या तो इस रीजन से होगी। आंसर क्या होगा भाई? अगर कंप्लीट रियल नंबर की मैं बात करूं, -∞ से +∞, तो x कहाँ कहाँ से हो सकता है ना? x या तो यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा। 3 जगह से हो सकता है। अच्छा, तो इस रीजन को मैंने लिखा कि x इज स्मॉलर देन 1। यहाँ पर x स्मॉलर देन 1 है। अच्छा, इस रीजन को मैंने लिखा x स्मॉलर देन 2, सॉरी x स्मॉलर देन 3 है, बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने 1 को इन्वॉल्व नहीं किया है, तो यहाँ पर 1 को इन्वॉल्व कर लिया। भाई सारे रियल नंबर चाहिए ना, तो 1 भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 को ले लेता, तो यहाँ पर 1 को छोड़ देता। भाई आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, या तो आप 1 को यहाँ से ले लो, या फिर आप 1 को यहाँ से ले लो। तो मैंने पर्पसली क्या किया, यहाँ पर 1 को छोड़ दिया, यहाँ पर 1 को लिया लेकिन 3 को छोड़ दिया। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पर मैं 3 को भी ले लूँगा। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू इन 3 जगहों से आएगी। x की वैल्यू क्या होगी? इन 3 जगहों से आएगी। या तो लेस देन 1 होगा, या फिर 1 और 3 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 3, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अच्छा, तो अब अपन को क्वेश्चन करने के लिए ये 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। इसको मैं बोलूँगा केस 1, इसको मैं बोलूँगा केस 2, और इसको बोलने वाला हूँ केस 3। ये हो जाएगा साहब आपका केस 3। ये केवल इस बात के लिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे मॉडुलस को ओपन करना है। तो अगर मैं आपसे बात यहाँ पर जल्दी से कर लूँ कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी साहब? एज इट इज़ होगा। कब? फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट, एंड इट इज़ व्हाट? 1 माइनस x फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन क्रिटिकल पॉइंट। और मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 जो लिखा हुआ वो कैसे ओपन होगा? दैट इज इक्वल्स टू एज इट इज x माइनस 3 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, एंड दैट इज 3 माइनस x फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 3। ये मॉडुलस की डेफिनेशन से मैंने लिख लिया। अच्छा, केस 1 बना लो। सो केस 1, व्हाट इज केस 1? x इज स्मॉलर देन 1। ये केस 1 है, when x is smaller than 1। अच्छा, अगर x is smaller than 1 है तो जरा मॉडुलस ऑफ x की ओपनिंग करके बताओ क्या मिलेगा। यहाँ पे x लेस देन 1 है तो ये कैसा ओपन होगा? 1 माइनस x। अरे होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, और x लेस देन 1 है तो ये कैसा ओपन होगा?
अरे भाई 3 से कम के लिए ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है, अब तो x 1 से कम है तो नेगेटिव साइन के साथ ही ओपन होगा, तो कैन वी राइट प्लस 3 माइनस एक्स एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है मुझे माइनस ऑफ 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया ना, 3 प्लस और 1 4, 5 माइनस 4 1। अच्छा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1 एंड फ्रॉम हियर डिवाइड बाय 2, x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -1/2। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1/2 क्लोज। कोई डाउट? बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कंडीशन क्या ली, x शुड बी लेस देन 1, और अगर x यहां से आप ले रहे हो दैट मीन्स x इज 100% लेस देन 1, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो आपको यही मिलेगा सब, तो x इज लेस देन -1/2, लेस देन और इक्वल्स टू। ये पहले केस का आंसर हुआ। तो या तो केस ये होगा और मतलब यूनियन चल रहा है। केस 2 क्या हो सकता है कि व्हेन x इज, मैं लिख देता हूं, और केस 2, सो व्हाट इज केस 2, x इज स्मॉलर देन 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। चलो अब इस केस में आओ, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है तो ये कैसा ओपन होगा, x -1, और x स्मॉलर देन 3 है तो ये कैसा ओपन होगा, x स्मॉलर देन 3 के लिए 3 - x, तो प्लस 3 - x, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये मिल रहा है, अरे x और -x तो कैंसिल हो गया, 3 - 1 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। अरे तो बकवास, इसका मतलब है कि x की कोई वैल्यू इस रीजन से नहीं हो सकती, दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ x लाइंग इन दिस इंटरवल। तो अगर इस केस की मैं बात करूं तो x इज इक्वल्स टू नथिंग बट व्हाट, 5 आ जाएगा। देयर इज नो वैल्यू बिटवीन -1 and 3 सेटिस्फाइंग दिस। चलो, तो और एक और केस बनेगा, और लिख दे रहा हूं केस 3। केस 3 में आ जाते हैं। केस 3 में कैसे जाओगे आप, केस 3 क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो साहब ले लो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 के लिए ये कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव ही होगा। अरे कैसे मालूम, अरे जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ओपन होता है, तो 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ओपन हो गई, और ये भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, तो x -3 हो गया, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। यहाँ से मिल रहा है साहब 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 9, दैट इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9/2। अच्छा, इस केस का आंसर ये आ रहा है, बस आपको ये देखना है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4.5। ये गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 का केस आपने लिया था, और यहां से क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4.5, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली यहां से जो मिल रहा है x बिलोंगिंग टू व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल 4.5 टू इनफाइनाइट, इसका, अरे सॉरी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूं तो यही आएगा इंटरसेक्शन लेने पे। नाउ फाइनल आंसर विल बी व्हाट, केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। तो फाइनली सो हेंस x बिलोंगिंग टू केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो लिख लो, और क्या है, तो या तो ये होगा या 5 और ये, तो 5 तो छोड़ ही दो, x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू -1/2 यूनियन, ये ओपन है कि क्लोज है, क्लोज है सॉरी, यूनियन व्हाट 4.5 मीन्स 9/2, तो 9/2 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है, याद होगा? चलो, तो सिग्नम फंक्शन कैन बी, इन जनरल इसको अपन लिखते हैं ना SGN(x), ऐसा लिख देते हैं। हाउ कैन वी राइट दिस,
SGN फॉर सिग्नम। तो ऐसा लिखते हैं, कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x when x is not equals to 0. अच्छा, that is equals to 0 if x equals 0. ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x ऐसा कब होगा? मॉड x अपॉन x। कब लिखते हैं ऐसा? जब x 0 नहीं। अच्छा, x 0 नहीं है का मतलब क्या हुआ? या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा। तो क्या मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूँ ना? इसको रीडिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि इसके 3 केसेस बना देते हैं ना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एक बार ले लेते हैं x ग्रेटर देन 0, एक बार ले लेते हैं साहब x इक्वल्स 0, और एक बार ले लेते हैं x स्मॉलर देन 0। अच्छा, इसने तो क्लियर कट ये बात की है कि जब x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 सिग्नम फंक्शन इज व्हाट? 0। ओके। अच्छा, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर रखो। मान लीजिए आपने 5 रखा तो मॉड 5 अपॉन 5 1। अच्छा, 7 रख दो तो मॉड 7 अपॉन 7 1, मॉड 10 अपॉन 10 1। मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है साहब। एवरी टाइम इट्स वैल्यू इज 1। अच्छा, व्हेन x इज स्मॉलर देन 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 रख के देखो तो -2 का मॉड 2, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1। अच्छा, -5 रख लीजिए तो -5 मॉड 5 डिवाइडेड बाय -5 -1। तो एवरी टाइम इट्स वैल्यू इज -1। तो सिग्नम की एक नई डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि सिग्नम फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज SGN ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज -1 when x is smaller than 0. तो there are 3 values involving by signum function, या तो 1 होगा या 0 होगा या -1 होगा। ये जो fx है ना, fx का मतलब क्या है यहाँ पर? signum of x। तो सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू होती है ना, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू वो हमेशा या तो 1 या -1 या फिर 0। कब के लिए 0? when x is 0 it is 0, when x is smaller than 0 it is -1, when x is greater than 0 it is 1। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया भाई, मैंने रख के देख लिया भाई। x नॉट इक्वल्स टू 0 की 3 मीनिंग्स होती हैं, या तो पॉजिटिव या फिर 0 या फिर x नेगेटिव। तो तीनों केसेस बना करके मैंने सिग्नम की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसकी फोटो बना लेते हैं साहब। भाई इसका ग्राफ बनाते हैं ना। अच्छा, ग्राफ में भी क्या है? आपको 3 लाइन बनानी, या तो y इक्वल्स 1 है, या y की वैल्यू 0 है, या y की वैल्यू -1 है। तो y इज इक्वल्स टू 1 कब होगा? y इक्वल्स 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 1 है। ये लाइन हो गई साहब, y इज इक्वल्स टू 1। अरे यू नो दिस, y इक्वल्स 1 इज अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, क्या ये पॉइंट इंक्लूडेड है? ना, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अरे क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए ना, x ग्रेटर देन 0 के लिए y की वैल्यू 1 है। यहां पर मैं लिख सकता हूं ये 1 पॉइंट होगा ना, 1। या हाइट कितनी है? 1 है। अच्छा, व्हेन x इज लेस देन 1 y इज इक्वल्स टू व्हाट? -1। तो x निगेटिव के लिए y की वैल्यू कितनी है? -1। ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि x लेस देन 0, x इक्वल 0 नहीं है ना, तो x लेस देन 0 के लिए ये लाइन हो गई, तो y इज इक्वल्स टू -1 बन गया। ये हाइट कितनी है? 1 है नेगेटिव साइड में। अच्छा, स्पेसिफिक डेफिनेशन देखो, x इक्वल 0 पे y कितना है? 0। मतलब 0,0 को प्लॉट करना है, तो 0,0 तो यार कभी भी अपन प्लॉट कर सकते हैं, दिस पॉइंट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है क्या, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये पॉइंट है, फिर यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से ये लाइन है। दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, सो दिस लाइन, दिस डॉट एंड दिस लाइन, ये सिग्नम का ग्राफ हो गया। अच्छा, डोमेन क्या दिख रही है इसकी? अरे डोमेन तो यही बता रहा है ना,
x जीरो के लिए फंक्शन डिफाइंड है, x ग्रेटर देन जीरो के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, x लेस देन जीरो के लिए भी फंक्शन डिफाइंड, दैट मीन्स फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एंटायर x. So can we say that domain of the signum is what? Real. And what about range? सिग्नम की रेंज कहाँ है भाई? सिग्नम की रेंज दिख रही है ना. सिग्नम की रेंज में केवल और केवल तीन वैल्यूज आएंगी, या तो -1 आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा. ये तो यहीं से दिखा रहा, y की वैल्यू या तो 1 है, या 0 है, या -1. तो सिग्नम की रेंज में तीन एलिमेंट्स है, -1, 0 एंड 1. ये सिग्नम की कहानी हो गई. GIF. अच्छा, ये 11th में भी पढ़ा दिया जाता है ना, लेकिन हाँ 11th में अपन सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ते थे. थोड़ा सा एक उसकी एनालिसिस तो ज़रूर देख लेते थे कि ग्राफ कैसे बनता है, कुछ डोमेन पढ़ लेते थे, रेंज पढ़ लेते, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ अपन नहीं देखते थे. तो अब हमें सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी ना. ये सबसे ज़्यादा आपका प्रोग्राम बिगाड़ने वाला फंक्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा इसी से बात बिगड़ती है. मुझे मालूम नहीं, कंपटीशन में भाई देखो मॉडुलस के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिग्नम के भी बनते हैं, और बाकी फंक्शंस के भी बनते हैं. तो उनको भी मालूम है ना, उनको मतलब किसको, जो पेपर सेट कर रहा है, कि आप इसी एक चीज़ में परेशान होते हो, इसलिए इसको लेकर के वो ढेर सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर देते हैं. जब आप इंटीग्रेशन में पहुंचोगे ना, तब आप देखोगे कि साहब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गई, लिमिट्स हो गई, सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट होने लगेगा. और जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, आपकी कहानी जो है वो गड़बड़ हो जाती है. तो इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, मतलब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? कैन बी डिफाइंड एज y is equals to f of x and that is equals to greatest integer of x. ये फोटो है साहब है ना, इसको क्या रीड करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू x. ये इसकी डेफिनेशन है. इसके आउटपुट में जो कुछ भी मिलेगा x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कि x लिखा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बना हुआ है, ये नोटेशन है ना. तो x का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो या तो x होगा या लेस देन x होगा. ये डेफिनेशन ये लिखी है. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज आइदर x और लेस देन x. ठीक है. अच्छा, इसका क्या क्या मतलब हुआ जल्दी से याद दिला देता हूँ. जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 0.7 है ना, 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. अच्छा, क्या लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ो. क्या लिखा है? 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या तो 0.7 होगा या 0.7 से छोटा होगा. अब 0.7 तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए. तो 0.7 से छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी? 0. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7? दैट इज इक्वल्स टू 0. ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है? क्या लिखा है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कुछ भी होगा वो या तो खुद में x होगा या फिर उससे छोटा होगा. तो 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0.7 होगा या 0.7 से छोटा होगा. तो ये 0.7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए. ये नाम ही है उसका ना, इंटीजर. तो अपन ने 0.7 से छोटा, जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है? 0. ऐसा ले लिया. अच्छा, और देखो, जैसे मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 निकालना है. सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4? ऑफ कोर्स 1. अच्छा, प्रैक्टिकल वर्किंग में भी आपको समझ में आता है कि भाई 1.4 में सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू क्या इंक्लूडेड है? 1. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 इज व्हाट? 1. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अच्छा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2? ये भी 2 होगा. हाँ, यहाँ से ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. भाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होगा या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा. तो या तो 2 बोला तो 2 तो इंटीजर है ही है, इसलिए मैंने इसमें 2 ले लिया. इससे छोटे की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.8 इज 2. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 कितना होगा? ये भी 2 आ जाएगा. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0. भाई इंटीजर कोई भी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज आ जाएगा. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.876 लिखा है. व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? 0. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2. हाँ जी, यहाँ पे धोखा मत खाना ना, -4 होगा. भाई
-3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -3.2 होगा या उससे छोटा होगा। तो -3.2 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो उससे छोटा जस्ट इंटीजर -3.2 से छोटा क्या आएगा? -3, सॉरी -4। तो -4 ले लिया मैंने। भाई -3 तो -3.2 से बड़ा है ना। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 कितना हो जाएगा? हाँ, ये -3 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5.6 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो बस ठीक है, बहुत है ना। पॉजिटिव नेगेटिव की ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने देख लिया। अच्छा, ये जो लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं, इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि साहब अगर मैं किसी से भी पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन में तो आप कुछ भी रख सकते हो ना, जीरो भी रख सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी रख सकते हो, रैशनल और इरेशनल कुछ भी रख सकते हो। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स। एंड व्हाट अबाउट रेंज ऑफ द फंक्शन? इस फंक्शन की रेंज क्या है? तो आपको दिख रहा है ना, आउटपुट में जो कुछ भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? इंटीजर मिल रहा है। ऑल द इंटीजर्स आर इन इट्स डोमेन, सॉरी रेंज। तो रेंज में क्या हो जाएगा? z बोल दो, कई बार i भी बोल देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, इसी कोई दिक्कत। अच्छा, कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा भी कर लेते हैं कि देखो एक लाइन आप बनाएं, यहां पर मैंने लिखना है x और यहां पर लिखना है साहब f ऑफ x, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक सीरीज बना के कुछ अपन देखना चाहते हैं ना, कुछ देखना चाहते हैं। ये बात यहां से भी एनालिसिस करके भी आपको समझ में आ रही है कि वेन एवर, अच्छा ये fx लिखा है मतलब क्या है? y है, तो y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, वेन एवर x इज स्मॉलर देन 1 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। आप देख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.2 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.4 0। अच्छा, तो वेन एवर x इज स्मॉलर देन 2 बट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 1। whenever x is smaller than 3 greater than or equals to 2, its value is what? 2। कोई इशू? अच्छा, नेगेटिव साइड में भी देख लो भाई। नेगेटिव साइड में कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 है, तो -1 से 0 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी -1। अच्छा, यहां पर x की वैल्यू less than -1 है but greater than or equals to -2, can we say that its value is -2? its value is less than -2 but is greater than or equals to -3, its value is -3 and you can check every time। भाई -3 से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, तो -2.7 ले लिया, तो what is the greatest integer of -2.7? -3। मतलब x के बीच में जो भी इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है, ये पुश करता है इस साइड में ना, इस साइड पे पुश करता है। 1 से 2 के बीच में अगर x है तो y की वैल्यू 1 है। अगर x 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू कितनी आ रही? 2 आ रही। ये y की वैल्यूज लिख रही। अच्छा, मैं पर्पजली इसको उल्टा लिखना चाहता हूँ, उल्टा लिखना चाह रहा हूँ। क्यों लिखना चाह रहा हूँ जरा आप देख लें। तो यहाँ से मुझे एक बात ये समझ में आती है ना कि इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 है तो x की वैल्यू क्या है? व्हाट इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है साहब कि x 1 से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है। उल्टा लिख दिया मैंने इस बार, y पहले लिख रहा हूं फिर x लिख रहा हूं। अच्छा, यहां से और भी क्या समझ में आ रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 है, सो कैन वी से x is smaller than 2 but is greater than or equals to 1। भाई यही तो लिख रहा हूं मैं। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 2 हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे चलता है? x is smaller than 3 and is greater than or equals to 2। कोई डाउट? रटने वाली कोई चीज नहीं है, दिख रहा है, वो लिख रहे हैं हम। अच्छा, क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं? सो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is equals to n, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है? n है, तो व्हाट इट इम्प्लाइज, इसका मतलब ये होगा
कि साहब x इज़ स्मॉलर देन n+1 होगा बट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आ रही। भाई अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 थी तो 2 से 3 तक जा रहा था, यहाँ पर अगर n है तो n से n+1 तक वेरी करेगा। बस इतनी बात बताने के लिए ना मैंने इतनी मेहनत की है आपके साथ, क्योंकि मुझे इस जनरलाइज्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू n, x बिलोंग्स टू n to n+1, n साइड में क्लोज और n+1 में ओपन हो जाएगा। तो ज़रा ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो मुझे ग्राफ के लिए क्या होता है कि पहली बार ऐसा लगता है कि ग्राफ बनाने के लिए मुझे 9th और 10th की वर्किंग लेनी पड़ती है ना। 9th और 10th की वर्किंग, अच्छा 9th और 10th की वर्किंग बोले तो ऐसा बना देना पड़ता है ना, 1 2, यहाँ पर लिख दिया 3, फिर यहाँ पर आ गया -1, दिस वन इज़ व्हाट -2, दिस वन इज़ व्हाट -3। अच्छा यहाँ पर भी बना देते हैं साहब, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 3। अच्छा यहाँ पर क्या लिख दिया, -1 -2 -3। भाई अपन ऐसे ही बचपन में बनाते थे ना, जब भी ग्राफ बनाते थे तो पहला काम तो यही सब लिखते थे यार, 0 1 2 3 ऐसा करके, ठीक। अच्छा अब आपको यहाँ से आपको ये बात समझनी है कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब अगर x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये y की वैल्यू 0 है, जबकि x यहाँ से यहाँ तक है। इसको अपन कैसे शो करते हैं, एरो हेड से, 1 पे ओपन। ऐसा क्यों कर दिया, ये बात समझ में आनी चाहिए ना कि x की वैल्यू 0 से 1 है, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो x की वैल्यू अगर 0 से 1 है, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक। अच्छा x को 1 से 2 तक ले जाओ, x को अगर मैं 1 से 2 तक ले जाऊं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो 1 से 2 पे y की वैल्यू ये आएगी, ऐसा बना दूंगा मैं, ये एक साइड ओपन एक साइड क्लोज। एरो हेड क्या शो कर रहा है ना, एरो हेड इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि x वेरिएबल है ना, x अगर 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। फिर x अगर 2 से 3 के बीच में है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये वाली 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाला काम नहीं है ना, बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। ये मैंने फिर से बनाया, इस साइड पे ओपन एक साइड पे क्लोज, फिर यहाँ पर ओपन -2 पे क्लोज, फिर यहाँ पर ओपन और -3 पे क्लोज। समझाना बहुत आसान है, इसमें समझाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। भाई आपको समझ में आ रहा है, राइट साइड पे मैंने ओपन बबल्स दिए हुए ना, क्योंकि राइट साइड में जितने में भी है x कहीं पर भी इंक्लूडेड नहीं है। तो साहब को ये समझ में आना चाहिए कि अगर x की वैल्यू -1 से 0 पे है तो y की वैल्यू कहाँ पर आ रही, -1। ये -1 की लाइन है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। When x varies from -2 to -1, x की वैल्यू -2 से -1 है तो y की वैल्यू कहाँ पर है, -2। x varies from -2 to -3, y की वैल्यू कितनी है, -3। ये -3 वाली लाइन है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो आपको अगर लाइन बनानी भी ना तो बहुत 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 ही आसान सी बात है ना, ये ऐसी ऐसी लाइन बनाते चलेंगे। ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज बनाते जाएं, फिर ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ की फोटो ऐसी बनती है ना, ऐसी बनती। एरो हेड्स बस आपको ध्यान रखने, एक साइड पे क्लोज और दूसरे साइड पे ओपन। सो दैट इज GIF, सही है। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, चलो कर लेते हैं साहब। देखो ये जो प्रॉपर्टीज़ आप लिख रहे हो ना, ये तो याद की जा सकती है, याद की जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हो ना, एक बार x की पॉजिटिव वैल्यू रख लो, एक बार नेगेटिव वैल्यू रख लो, एक बार फ्रैक्शनल रख लो, पॉजिटिव फ्रैक्शनल नेगेटिव फ्रैक्शनल, तो आप उस चीज़ को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो कि साहब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। जैसे देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ तो कैन वी राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z।
अच्छा z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये समझ में ही आ रहा है भाई, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा इज लेस देन x फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू z, भाई ये होगा ही होगा कि अगर x z को बिलोंग नहीं करता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x से कम आएगी। भाई 2.3 है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.3 से कम आएगी, कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया मैंने। अच्छा मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस z, कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि z का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो z ही आएगा, तो उसको आप अलग कर सकते हो ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दो और प्लस माइनस z लिख दो। कि किसी भी नंबर के लिए आप चेक कर सकते हो, x कुछ भी हो सकता है, z तो इंटीजर है ही। अच्छा और क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई, x और y दो नंबर्स हैं, तो इनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना वो उनके अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ऐसा आप चेक कर लेना भाई। मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता ना, कोई भी नंबर, ठीक है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग से पार्ट यहाँ से चालू होता है ना, इसको भी हम लोग मैथमेटिकली चेक करेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है ग्रेटर देन n, तो x कितना होगा जरा कॉमन सेंस लगा के आप बताएंगे ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन n है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोच के बताएं। इसका मतलब होगा साहब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1। अच्छा देखने में बहुत बार अजीब अजीब सी चीज़ें लगती ना, बहुत बार अजीब अजीब सी चीज़ें लगती। ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x मान लीजिए 5 से ज़्यादा है, मैं अलग से लिख देता हूँ ना। मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन, किसी ने बोला 5 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी भाई? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या तो 6 आएगी, या 7 हो सकती है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है, यही सब वैल्यू हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। अच्छा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी? या तो 6 होगी या 6 से ज़्यादा होगी। अरे बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर ये 7 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 7 या 7 से ज़्यादा। अच्छा 7 या 7 से ज़्यादा है तो 6 या 6 से ज़्यादा तो हो गई। इसका मतलब है कि आपको लीस्ट वाले पे बात सोचनी चाहिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 5 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6 होगी। अगर 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 6 या 6 से ज़्यादा। इसलिए मैंने लिखा अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, तो ये अगर ये n है तो ये n प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन n है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा और सोचो, इसी को मैं ऐसा कुछ कर दूं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन n है और इक्वल्स टू भी लगा दिया मैंने। हाँ नाउ दिस टाइम x शुड बी व्हाट? सोचो सोचो सोचो। अब की बार मैंने क्या किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n की वैल्यू 5 ले लिया मैंने फिर से। अब आप सोचो जरा सा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है और इक्वल भी लगा हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? इसकी वैल्यू या तो 5 होगी, या 6 होगी, या 7 होगी, या 8 होगी, ऐसी हो सकती है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 कब होगी? जब x की वैल्यू या तो 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या बन गया कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इक्वलिटी साइन भी आ गया तो इस बार 5 का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 कब होगा? जब x 5 या 5 से ज़्यादा हो। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। अच्छा एक और ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर स्मॉलर देन n है, चलो जल्दी से सोच के लिख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्मॉलर देन n है, देखो लिख लेता हूँ भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्मॉलर देन 5 है, मान लीजिए, यही लिखा है ना। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 5 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू बोलो क्या क्या हो सकती है?
अरे या तो इसकी वैल्यू 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, ऐसा कुछ होता जाएगा, 0 सब। अच्छा 4 कब होता है ये बताओ? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 5 से कम है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, इस तरह से होगा। अच्छा 4 कब होगा? जब x की वैल्यू 5 से कम हो। 3 कब होगा? जब x की वैल्यू 4 से कम हो। तो यहां पर ना, यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? x शुड बी लेस देन n। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर स्मॉलर देन n है तो x की वैल्यू n से छोटी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू n है तो x की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर देन n प्लस 1 होना चाहिए। अच्छा इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे? ऐसे, ये जो x लिखा हुआ है ना, x, इसकी जगह पे अब जरा देखो यहां पर क्या करना है, मैं इसी चीज को जनरलाइज कर रहा हूं क्योंकि हर बार x लिख करके आपको नहीं आएगा। इस x की जगह कोई भी फंक्शन लिखा होगा, तो जरा इसी चीज को वापस से अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना, अच्छे से देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन n। what is its meaning? Its meaning is that f of x should be greater than or equals to n plus 1। दिख रहा है कि ज्यादा दूर हो गया? सही है। x की जगह पर मैंने fx लिख दिया। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। what it implies? f of x should be greater than or equals to n। अच्छा, greatest integer of f of x is smaller than n। what is its meaning? Its meaning is f of x should be smaller than n। और greatest integer of f of x अगर less than or equals to n हो जाए तो f of x कितना हो जाएगा साहब? smaller than n plus 1 हो जाएगा। बस x की जगह f ऑफ x लिख दिया। मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि x की जगह कोई भी फंक्शन हो तो आप डाउट में ना रहें ना, कोई भी डाउट ना हो आपके पास। अगर मुझे किसी ने बोला कि साहब माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, तो मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसलिए बोलूँगा जब x बिलोंगिंग टू z होगा। और आपको अगर मुझे लिखना हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू z के लिए कितना होगा, ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 भी करना पड़ेगा। आप ऐसी नंबरिंग करके देख लो, जैसे x डज नॉट बिलोंग्स टू z है ना, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, तो माइनस ऑफ 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालो और -1। अच्छा, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 कितना होता है? 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 2 और -1 ऑलरेडी है तो ये -3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है साहब। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x अगर है तो माइनस बाहर कर सकते हो, जबकि x बिलोंगिंग टू z, और x अगर बिलोंग टू z नहीं है तो माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कर दें। आगे और लिख लें साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। इसकी दो कहानियां बनती है ना, एक तो इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साहब -1 फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू z। भाई बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। एक अपन एग्जाम्पल लेकर के ज़रूर प्रॉपर वे में देख लेना, जिससे आपको ये बिल्कुल यकीन हो जाए ना, यकीन हो जाए। मान लीजिए कि x मैंने ले लिया, आप ऐसे सोच लो कि x की वैल्यू मैंने ली 4.2, ये x की वैल्यू ली, तो कायदे से ये कितना होना चाहिए ना, ये होना चाहिए 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस माइनस ऑफ 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 एंड व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, सो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ये वैल्यू चाहिए थी। ये बात क्लियर है ना? हाँ, तो ये लर्न करने का केवल पॉइंट नहीं है, सीखने का भी पॉइंट है। एक और निगेटिव वाला भी लिख लो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस
नहीं माइनस है ना, तो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू साहब आती है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू z, और इसकी वैल्यू हो जाती है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू z, सॉरी x डज नॉट बिलोंगिंग टू z, वो यहाँ वाली डेफिनेशन यहाँ पर रख देते हैं, वहाँ से बन जाती है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, मुझे लगता है कि आपके काम की जितनी भी हो सकती हैं। कभी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव पेपर में ना, सब्जेक्टिव पेपर में f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 12। अच्छा, इस क्वेश्चन का डोमेन पूछी गया। देखो हमेशा से ये बात दिमाग में रखें कि ये बार बार लिखना अच्छा सा लगता नहीं ना, तो इसको y मान लिया करो ना, y ले लिया। अच्छा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस y माइनस 12। अच्छा, ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, सो डिफाइंड होने के लिए कब डिफाइंड होगा, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर की फोटो पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0। तो मैंने इसको लिख दिया साहब कि डिफाइंड व्हेन y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसकी ये भी मीनिंग समझ में आ रही है कि इसके फैक्टर्स बनाओगे तो y माइनस 4 आएगा और इंटू y प्लस 3 आएगा, अरे आएगा ना, एंड दैट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक क्या हो रहा है -3 और एक हो रहा है 4। तो अपन ने क्या पढ़ा, ग्रेटर देन वाले में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, मतलब y शुड बी स्मॉलर देन -3 होगा, और या फिर और y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो गया। अच्छा, y का मतलब है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज स्मॉलर देन -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि ये मीनिंग अब आपको समझ में आ रही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर स्मॉलर देन n है तो x स्मॉलर देन n हो जाता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्मॉलर देन -3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू o। ये मैंने गलत लिख दिया ना, इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है, ऐसा वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1, तो यहाँ से मिलेगा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। ये आपका आंसर हो गया, इससे छोटा और इससे बड़ा। तो व्हाट इज योर आंसर, x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू -3 ओपन है, और यूनियन कहाँ पर जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 5 टू ∞। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िया। हाँ, तो साहब इस पे फोकस करना, कोशिश करें कि इसको आप जल्दी से सीख पाए ना, जल्दी से सीख पाएँ। देखो, ये दिमाग में आ जाना चाहिए ना, दिमाग में आ जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 से कम है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 से कम कब आएगा, जब x 4 से कम हो। अरे 4 से कम मतलब 3 कब आएगा, 2 कब आएगा, 1 कब आएगा, जब x 4 से कम होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो x शुड बी स्मॉलर देन 4 हो जाना चाहिए। अरे जो भी है, x शुड बी स्मॉलर देन -3 अगर लिखा है तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्मॉलर देन -3, तो x शुड बी स्मॉलर देन -3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1। ये प्रैक्टिकल करके आपने देख लिया, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, इफेक्टिवली बनना चाहिए ना, टाइम लिमिट पे बनना चाहिए, तब तो काम का मतलब है। नहीं तो ये कहानियां लिखते लिखते, अब ये मैंने लिखा है, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है, ये तो यहीं से दिख रहा है, y स्क्वायर माइनस y माइनस 12 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब y माइनस 4 y प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, y स्मॉलर देन -3 y शुड बी ग्रेटर देन 4, और y कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो -3 से छोटा और 4 से बड़ा, मतलब x कितना, -3 से छोटा और 5 या 5 से बड़ा, ये आंसर आ जाएगा। ये तो आप ओरली कर सकते हो ना आप तो, लेकिन हाँ, उसके लिए टाइम आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ साहब विद इन 30 सेकेंड्स मुझे आंसर निकालना है, तब तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस बात को। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने के लिए ना।
अब नया फंक्शन शायद 11th में हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन नहीं पढ़ा था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी कंटिन्यू करते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ेंगे और लॉगरिदमिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो इनइक्वालिटी बेस्ड थी वो हम लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़ी थी, इस बार उसको इन्वॉल्व करेंगे और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं जो इन सबको एक साथ असेंबल कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्लास ज़रूर कंटिन्यू रहे आपकी। थैंक यू वेरी मच।